तो अब बात करते हैं पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 की। ये सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 था भाई, जहाँ पे हमने पार्ट 1 में 1 to 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम कवर करेंगे 50 to 51 टू लेके 100 तक के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये पार्ट 2 है यार, ठीक है। पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 है, जहाँ पे हम लोकल लेजिस्लेचर कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक यहाँ पे कवर्ड है, पहला तो हमारे पास सो लोकल नहीं बोलना चाहिए भाई, मेरे को बोलना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बाद सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर्ड हैं। ओके, क्वेश्चन 51 क्या है भाई? 51 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कंसिडर द फॉलोइंग। A whip is appointed by the legislature party amongst from amongst the member of the party in the assembly। जो whip है भाई वो एक legislature party अपॉइंट नहीं करती, it is appointed by a political party। okay, so this is incorrect। Anti-defection law does not apply if 1/3 of the member of the legislature split to form a separate group। ये सही था भाई, बट जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप 1/3 पार्टी जो स्प्लिट करते तब भी हम इसको एंटी-डिफेक्शन के अंदर मानेंगे। रिगार्डिंग द 3 लाइन विप विल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन द मेंबर फ्रॉम द असेंबली। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, एक होता है फर्स्ट लाइन 1 लाइन विप, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है भाई, आपको किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर जानकारी चाहिए हो, प्लस आपको उसको वोट करना है या फिर एब्सटेन करना है। 2 लाइन व्हीप में क्या करना है, आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और 3 लाइन व्हीप में आपको क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट तो रहना ही रहना है। आपको पार्टी ने जैसा बोला है वैसे ही वोट करना है। अगर आपने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसे 3 लाइन व्हीप बोलता है भाई, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाई इलेक्शंस। हमको बात करनी है बाई इलेक्शंस की, विच आर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट बाई इलेक्शन फॉर अ वेकेंट सीट इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली इफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ अ मेंबर फॉर अ वैकेंसी इज मोर देन 1 ईयर। बिल्कुल सही बात है। बाई इलेक्शन तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा जब जो सिटिंग मेंबर है वो 1 साल, मतलब जो टेन्योर बचा हुआ है मेंबर का, जिसने छोड़ा या फिर जो डेथ हो गया, वो 1 साल से ज़्यादा का है। अ मेंबर इलेक्टेड थ्रू बाई इलेक्शन द राज्यसभा विल सर्व ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। बिल्कुल सही बात है। बाई इलेक्शन से कोई मेंबर अगर बन रहा है राज्यसभा के अंदर, वो तो तब तक सर्व करेगा जब तक समय उसका बचा था। तो ये भी करेक्ट है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 53 है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्यूरेटिव पिटीशन। हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है क्यूरेटिव पिटीशन की। हमको बात किसकी करनी है, क्यूरेटिव पिटीशन की। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब जब आदमी का कोई उपाय नहीं बचा, लास्ट में कोई भी निर्णय आ गया कोर्ट के अलावा, तो लास्ट में क्या होता है, वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करता है कि देखो भाई, कि अगर मेरा कोई मिस करे जब जस्टिस हुआ होगा, कोई जस्टिस ठीक से नहीं हुआ होगा, तो मेरा एक बार फिर से देखो यार। एक लास्ट रिजॉर्ट है क्यूरेटिव पिटीशन। ओके, इट मे बी फाइल्ड आफ्टर डिसमिसल ऑफ अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन। बिल्कुल सही बात है। एक रिव्यू प्ली था जिसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, तो उसके बाद क्या इसको फाइल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है क्यूरेटिव पिटीशन को, है ना। और ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो किसको फाइल किया जाता है, टू दी सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं। अगर पॉसिबल है तो जो जजेस ने कार्यवाही सुनाई है, जो जजेस ने सुनवाई की है, वो भी बैठे रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड इट इज़ एंटरटेन ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल सही बात है यार। आखिरी बार सुनने की भी आदमी को अधिकार होता है। इट इज़ डिसाइडेड बाय द जजेस इन द चेंबर एंड ओपन कोर्ट हियरिंग इज़ नॉट अलाउड। नहीं भाई, ओपन कोर्ट हियरिंग कोई चाहे तो ये अलाउड है, कोई बोले कि नहीं मेरे को सुनना है तो सुन सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बी, ओनली 2 इज़ करेक्ट। देखो जो लेवल है आप समझना, लेवल इज़ टफ लेवल इसलिए बिकॉज यूपीसी का जो लेवल है वो भी टफ होते जा रहा है। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जिससे आपका जो माइंड है वो आसान क्वेश्चन के लिए तो अडेप्ट हो ही हो, लेकिन टफ क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहे। टफ नहीं बोलते इस क्वेश्चन को, लेंदी बोलते हैं कि आप इसमें आप एक क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं आप रोज रोज सुन रहे हो चीज़ों को, आपको अच्छे से डेप्थ में घुसना पड़ेगा।
क्वेश्चन 54 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है अ कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा टू अपोज अ स्पेसिफिक एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट इन फाइनेंस बिल। बिल्कुल सही बात है, कट मोशन तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब कोई स्पेसिफिक एलोकेशन है, उसको क्या करना है, अपनों को अपोज करना है। और हमारे पास जो कट मोशन होता है वो 3 तरह का होता है भाई हमारे पास। कौन कौन सा भाई एक होता है हमारे पास, कौन कौन सा कट होता है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट। पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट। याद कैसे करना है, पॉलिसी कट में इसको क्या करना है भाई, डिक्रीज बाय 1 रुपीज़। एंड टोकन कट मतलब बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हटाओ इसको, ऐसा बोलना चाह रहा है तो इसको रिड्यूस टू 100 रुपीज़, रिड्यूस टू 100। इकोनॉमी कट में कुछ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी कम करने की बात करते हैं। एंड द पैसेज ऑफ अ कट मोशन इन द लोकसभा कैन लीड टू द कोलैप्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, एक तरह से मेजोरिटी खत्म हो चुकी है ऐसा लगेगा, बिकॉज आपके डिसीजन को कोई कट कर दे रहा है तो आप समझना कि मेजोरिटी खत्म हो गया, इसीलिए कोलैप्स हो जाएगा भाई करंट गवर्नमेंट का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन 55 है विथ रेफरेंस टू आरोग्य मैत्री क्यूब। हमको बात किसकी करनी है, आरोग्य मैत्री क्यूब की, जो कि सितंबर 2023 में कहाँ पे था भाई, न्यूज़ में था, करंट अफेयर में था, उसकी बात करनी है ना। इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस इन्वेंटेड बाय इंडियन डॉक्टर टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। बिल्कुल सही बात है कि मेडिकल डिवाइस जो कि हमारे पास इमरजेंसी के समय क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है डिजास्टर के समय, नेचुरल डिजास्टर के समय। इट एम टू बी अ सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई थ्रू सोलर पैनल एंड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है यार, खुद का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, खुद का सोलर पैनल है। इट ऑफर अ रेंज ऑफ मेडिकल सर्विस लाइक बेसिक सर्जरीज, इमरजेंसी केयर एंड डायग्नोस्टिक टूल। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द फॉरेन एड एजेंसी। नो भाई, ये इंडिया के लोगों ने इंडिजिनसली बनाया है। किसने बनाया है, मिलके। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इन तीनों ने मिलकर बनाया है भाई आरोग्य मैत्री क्यूब को। सो ये इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी, ओनली 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। पीएसएस की बात करनी है, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स इन 2001। बिल्कुल सही बात है, 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुए थे उसको देखते हुए हमारे पास एक ज्वाइंट कमिटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया है भाई। दिस इज करेक्ट। एंड इट इज अ स्पेशल बटालियन फाउंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द एनएसजी। नो, ये एनएसजी के अंदर काम नहीं करता, ये डिफरेंट काम करता है भाई। एंड इट रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर इट्स ऑपरेशनल मैटर। नो, इट रिपोर्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा ए, ओनली 1। क्वेश्चन 57 है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया, पंचायती राज सिस्टम के प्रोविजंस की बात करनी है, ठीक है। ऑल सीट्स इन द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो विलेज पंचायत, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत के जो सीट्स होते हैं उसको डायरेक्ट इलेक्शन से होता है भाई। सीट बाय लॉ, सॉरी स्टेट बाय लॉ कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। बिल्कुल सही बात है। स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है भाई, स्टेट के पास ये पावर है कि सारे के सारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मैटर्स हैं उस पर वो नियम बना सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 58 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमको बात करनी है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, हाँ, और इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मैंने ऊपर में लिखा था कि इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, है ना। उसमें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था यार, फर्स्ट नंबर में कवर किया था क्या, है ना। तो यहाँ पे हम कवर क्या क्या कर रहे हैं भाई, जो लेजिस्लेचर है वो
स्टेट वाला, सेंटर वाला, ये लेजिस्लेचर कवर कर रहे हैं, जुडिशरी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में कवर कर रहे हैं। और सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन था, है ना। In the context of Indian polity, consider the following statement regarding the State Election Commission. It has been established by the Constitution to look into election to the legislature of the state and local government. देखो भाई, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, उसी पर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को देखता है। जो स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, लेकिन जैसे असेंबली इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, उसको कौन देखता है भाई? इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन देखता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गडगिल कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही बात है। गडगिल कमेटी जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मतलब गडगिल कमेटी ने बोला कि भाई आपको एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा जो कि क्या करे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन को देखे। इट इज़ हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। नो, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ना। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। It is appointed by the governor on the recommendation of state government. ओके, सो हमसे कैट पूछा गया है। कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हमको बात किसकी करनी है? ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की बात करनी है। द जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ना, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, नॉट ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। CJI को कंसल्ट करना पड़ता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। The proposal for the transfer of judge of the high court is initiated by the chief justice of India। बिल्कुल सही बात है। प्रपोजल कहाँ से आना चाहिए? CJI से आना चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, अ ह्यूमन एम्ब्रियो कैन बी ग्रोन इन अ लैब विदाउट यूजिंग एन एग और स्पर्म। बिल्कुल सही बात है। रिसेंटली इसराइल के अंदर है ना भाई, स्टेम सेल का इस्तेमाल करके हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रियो इस तरह से ग्रो किया गया है, विदाउट मतलब एग और स्पर्म का इस्तेमाल करके। अ मिक्स ऑफ स्टेम सेल कैन स्पॉन्टेनियसली असेंबल इनटू एन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर दैट मिमिक मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली एम्ब्रियो अंडर दी सर्टेन कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे कंटेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। सो आंसर जाएगा A। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। हमसे क्या पूछा गया है ना? एक्सपेंडिचर के बारे में बात करनी है स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ना, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज और चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर। तो जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वो हमारे पास चार्ज एक्सपेंडिचर है क्या ना? चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब जिस पे हमारे पास वोटिंग नहीं की जा सकती, जिस पे सब डिस्कशन होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखो भाई, जो सैलरीज है एंड जो अलाउंसेस है वो तो हाँ चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आते हैं। बट जो पेंशन है जज ऑफ द हाई कोर्ट का वो कहाँ से आता है भाई? ये हमारे पास CFI कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। दिस सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द अवार्ड ऑफ एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वहाँ से जो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हमारे पास चार्ज एक्सपेंडिचर होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। दैट चार्ज फॉर विच द स्टेट इज लायबल। जो कर्ज लिया है स्टेट ने, उसको जो पैसा है वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। सो दे है ना, जो तीसरा एंड चौथा है, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B ओनली 2।
क्वेश्चन नंबर 62 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी द टर्म यील्डिंग द फ्लोर, हमसे क्या पूछा गया है, यील्डिंग द फ्लोर के बारे में पूछा गया है। यील्डिंग द फ्लोर का मतलब क्या है भाई, कि कोई आदमी बहुत बोलते जा रहा है, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो बोल रहे हैं भाई कि आप उसको मौका दो। सो दी स्पीकर द चेयरमैन ऑफ द हाउस आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग, चुप भाई, दूसरे को मौका दे, एंड अनदर मेंबर, इसको बोलते हैं हमारे पास यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग मतलब कोई खड़े होकर सपोज बोल रहा है ना, तो उस फ्लोर को अब हटा, तू भाग यहाँ से, दूसरे को बैठने दे, यहाँ पे दूसरे को बोलने दे, अब इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 63 है, द राज्यसभा बाय रेजोल्यूशन कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट पे राज्यसभा ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सच रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड ओनली इफ इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड मस्ट बी अप्रूव बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, बिल्कुल सही बात है। ये आर्टिकल कौन सा है भाई, 249, ओके, इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में। इट विल रिमेन इन द फोर्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी सही है भाई, ओके। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनैक्ट अ लॉ ऑन द सेम मैटर एज लॉन्ग एज रेजोल्यूशन इज इन फोर्स, नो, स्टेट लेजिस्लेचर भी उसमें मैटर में लॉ बना सकता है, एंड अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। एनी लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट विल एक्सपायर 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स, बिल्कुल सही बात है यार। अगर पार्लियामेंट ने जो सब्जेक्ट बनाया है, एनी लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट विल एक्सपायर 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स, बिल्कुल सही बात है। रेजोल्यूशन हट गया तो जो लॉ पार्लियामेंट बनाया वो भी हट जाएगा भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा सी, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा सी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा 63 का सी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 है, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोक अदालत, ठीक है, जुडिशरी के अंदर लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, बिल्कुल सही बात है भाई। जो लोक अदालत है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर बनता है 1987 के। एंड इट्स डिसीजन आर डीम्ड टू हैव अ डिग्री ऑफ सिविल कोड, बिल्कुल सही बात है, सिविल कोड की जितना इसके पास डिसीजन के पास वो पावर है। एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने लोक अदालत के भी लोक अदालत को भी आपने ऊपर कोर्ट में आपने सुनवाई के लिए भेज दिया, अपील कर दिया, तो इसके बनाने का पर्पस ही क्या बना, बिकॉज लोक अदालत का बनाने का पर्पस क्या था भाई, लोक अदालत बनाने का पर्पस था कि हमारे पास जो केसेस हैं है ना वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, छोटे मोटे केसेस, और जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है ना हायर कोर्ट्स में वो कम हो। सो इसको आप ऊपर की तरफ अपील करो तो फिर फायदा है क्या, हर आदमी ऊपर की तरफ अपील करेगा यार, लोक अदालत की जो सुनवाई है उसको। सो सब सही है। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एटलांटिफिकेशन, हमको बात किसकी करनी है भाई, एटलांटिफिकेशन की बात करनी है, सीन इन द न्यूज। एटलांटिफिकेशन का मतलब क्या है, जो अटलांटिक ओशन है ना वो गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो अटलांटिक से आर्टिक ओशन की तरफ, आर्टिक वाटर की तरफ जब जा रहा है ना तो वहाँ पे मराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है एंड वाइस को मेल्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटलांटिफिकेशन बोलते हैं। सो इट डिस्क्राइब द वार्मिंग एंड साल्टियर्स एटलांटिक ओशन, वार्मिंग तो हो रहा है वहाँ पे खारा पानी हो जा रहा है, बिकॉज वार्मिंग कैसे इवापोरेशन हो जा रहा है, तो जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जा रहा है सॉल्ट का। सो सॉल्टियर एटलांटिक ओशन वाटर स्प्रेड इनटू द आर्टिक वाटर्स, आर्टिक मतलब ऊपर की तरफ जो आर्टिक सर्कल है वहाँ पे जाके ये चला जा रहा है पानी, बिकॉज अटलांटिक ओशन तो ऊपर से नीचे तक है यार यहाँ पे। इम्पेक्टिक मरीन इकोसिस्टम एंड आइस मेल्ट, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिव्यू पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट, हमको बात करनी है रिव्यू पिटीशन की, रिव्यू पिटीशन के बारे में करेक्ट बताना है, ठीक है। रिव्यू पिटीशन जो है आर्टिकल 137 के अंदर देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट, बिल्कुल सही बात है, यही तो हमारे पास क्या है, रिव्यू पिटीशन है। एंड ड्यूरिंग अ रिव्यू पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट टेक अ फ्रेश स्टॉक ऑफ केस, नो नॉट अ फ्रेश स्टॉक, भाई ऑलरेडी जो केस है उसी को देखती है। अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू व्यू ऑन द सब्जेक्ट कैन बी द ग्राउंड ऑफ रिव्यू, ना दो व्यू है उसको उसके ऊपर हम क्या कर सकते, रिव्यू पिटीशन नहीं कर सकते, दो आदमी अगर सोच रहे हैं तो उसके बेसिस में नहीं कर सकते यार। ओनली पार्टीज टू अ केस कैन सीक अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट, नो जो इसके साथ एग्री नहीं है वो रिव्यू पिटीशन कर सकता है यार, जो पार्टी है वही नहीं कर सकता, कोई और भी कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ प्लूरलिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉर द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। प्लूरलिटी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या बोलते हैं, प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में हमारे पास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। And the winning candidate must secure more than half of the valid votes polled in the election. No, not more than half, maximum vote, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली वन। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट के बारे में, राज्यसभा के बारे में हमको बताना है इनकरेक्ट। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, परमानेंट बॉडी है। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात, 250 फिक्स किया है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने। अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये भी सही है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द राज्यसभा। लोग सोचेंगे 6 साल तो फिक्स किया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है भाई, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 68 का डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। अगर किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को, एमपी को, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बुक कर दिया है ना, विद अ फाइन, देन ही और शी है ना, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कब तक? 6 साल तक के लिए, जिस डेट से कन्विक्ट किया है उस डेट से। आप फाइन दो, आप तो भ्रष्टाचार में फंसे हो यार, आप समझो, इम्प्रिजनमेंट भी ना हो, लेकिन आपने जो काम किया वो काम बहुत संगीन अपराध है, ठीक है। सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, विद रेफरेंस टू वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हमको बात किसी करनी है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, रिसेंटली इन द न्यूज, ठीक है। इट एम टू कनेक्ट डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स थ्रू कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज टू ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट ग्रिड को ये कनेक्ट करता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज हम वन सन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सन से एनर्जी लेंगे यार। एंड प्राइमरली कंसर्न डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल तो सही है, बट एंड एम टू प्रोवाइड देम विद एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस करता है, बट ऐसा नहीं कि ये डेवलप कंट्रीज पे फोकस नहीं करता, बिकॉज हमने लिखा ना वन वर्ल्ड, सीखा है पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज पे फोकस करता है यार, ये है ना। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही बात है, आईएसए ने इसको असिस्ट किया गया है। और आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई? फ्रांस के साथ मिलके, है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना भाई, छोड़, सो इसका हेडक्वार्टर छोड़ो, ठीक है। तो उसका करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट क्या है भाई? ओनली 2 इज करेक्ट, है ना। जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम इन हरियाणा, ठीक है ना। इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था शुरुआत में, ओके। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है भाई? विद रेफरेंस टू द पॉलिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हमको सीएटी की बात करनी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करनी है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैट, है ना। जो कैट है ना भाई, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं गया था, बट एक आर्टिकल था भाई जहाँ पे हमारे पास आर्टिकल नंबर कौन सा था भाई? आर्टिकल नंबर 323A जो था वो बोलता था कि हाँ इस जो पार्लियामेंट होगा क्या बनाएगा? पार्लियामेंट जो क्या होगा, पार्लियामेंट क्या करेगा? इट इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश व्हाट ट्राइब्यूनल, जो क्या करेगा? एडजुडिकेट करेगा डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू व्हाट रिक्रूटमेंट एंड दी कंडीशन ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक सर्विस, ठीक है। सो ये ऐसा बोला था, बट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल था वो कब आया? इस आर्टिकल को देखते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, है ना। सीएटी के बारे में मेंशन नहीं था, ऐसा बोला था कि कुछ ट्राइब्यूनल्स हो सकते हैं जो कि यहाँ डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करें, बट कैट के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन था क्या? नहीं था। तो कैट के बारे में कैट के बारे में सबसे पहले तो जो हमारे पास जो नियम आया था वो आया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1995। Okay, salaries and allowances and condition of service of the officers of the tribunal are charged upon the consolidated fund of India। कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना भाई, ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है भाई, ये चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं होता।
द अपॉइंटमेंट इन द कैट आर मेड विद द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल सही बात है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट जब अप्रूव नहीं करती भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं होता है। द ट्राइब्यूनल हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पावर टू एक्सरसाइज द सेम जुरिसडिक्शन अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एज हाई कोर्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, हाई कोर्ट का जैसे हमारे पास कोई भी कंटेम्प्ट होता है तो जो पावर उसके पास है वही पावर हमारे पास किसके पास है यार, यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स के पास भी है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली टू, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी द पावर्स मेंशन्ड अबव आर पोसेस्ड बाय बोथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो हमको ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों में कौन कौन से पावर कॉमन है, ये हमसे पूछा गया है। सो हियर अपील इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो इंडिया के पार्लियामेंट भी अपील देख सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट यार इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट वो भी देख सकती है ना, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट दोनों देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। बट जो अपील कर सकते हैं ना भाई सुप्रीम कोर्ट में, वो थोड़ा सा हायर है। हियर अपील बाय स्पेशल लीव, देखो भाई स्पेशल लीव के जो अपील करने का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही है, अमेरिका में ऐसा कोई सा भी प्रोविजन नहीं है। टेंडर एडवाइस साउट बाय द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात की जा रही है। अंडर आर्टिकल 143 ओके, सो ये इंडिया के पास ही है, इंडिया के अंदर ही है। यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ऐसा कोई सा भी प्रोविजन नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही बात है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट एंड यूएसए के सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ना हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज प्रीवियस ने 2-3 बार ही क्वेश्चन पूछा है ना, और कमेटीज से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी तो पता होना चाहिए, और कमेटीज के बारे में हमने देखा भी है, तो कमेटी तो रिवाइज होना ही चाहिए भाई एग्जाम के पहले। द कमिटी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लाइज, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी था, द कमिटी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लाइज अंडर द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं, है ना, उसके अंडर पहली बार 1921 में हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया गया था। सो दिस इज करेक्ट। द फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ना भाई इसका जो चेयरमैन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर्स नहीं होते यार, यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर्स नहीं होते पहली बात। एंड इसका चेयरमैन को कौन चूज़ करता है? ओके, इसके जो चेयरमैन है उसको हमारे पास जो स्पीकर है वो चूज़ करता है फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर्स। ओके, so this is incorrect. Third है, it consists of member elected through proportional representation by the means of single transferable vote from the लोक सभा only। ना भाई यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स जो होते हैं, है ना, वो लोकसभा से भी होते हैं, जिसमें ये टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से 15 एंड राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। so this is incorrect. It can examine the budget estimate of the government before being voted by the parliament। नो भाई, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका सिर्फ ऑडिटिंग का काम है, ऑडिटिंग करता है भाई जो पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बिकॉज सीएजी का जो रिपोर्ट आ गया उसके बाद इसके ये जो रिपोर्ट है वो किसके पास जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता है, जो कि इसके ऑडिट करते हैं कि हमारा पैसा ठीक से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, पब्लिक फंड का उसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पे इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, उसको ये देखता है। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओनली 1 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालयास। हमको बात किसकी करनी है? ग्राम न्यायालयास की बात करनी है। दे आर एस्टेब्लाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। नो, ग्राम न्यायालय को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव अ क्रिमिनल जुरिसडिक्शन टू सेटल पीटी डिस्प्यूट एट द विलेज लेवल। गलत बात है, बिकॉज दे हैव बोथ सिविल प्लस क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। अंडर द ग्राम न्यायालयास एक्ट 2008 इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सेट अप ग्राम न्यायालयास इन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, कोई मैंडेटरी नहीं है भाई, आप एक करोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाए। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा नहीं अपने आसपास। ठीक है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए।
क्वेश्चन नंबर 75 है विथ रेफरेंस टू दी ऑटोनोमस हिल काउंसिल या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर सकते हैं। हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम क्या की बात करते हैं, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम बात करते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स की, एंड हमारे पास सिक्स शेड्यूल के अंदर हम क्या की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर ऑटोनोमस हिल्स काउंसिल की। सो विथ रेफरेंस टू व्हाट हमको बात करनी है ऑटोनोमस हिल काउंसिल की, अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It was included in the Indian Constitution based on the recommendation of the गोपीनाथ बरदौली कमेटी। बिल्कुल सही बात है, गोपीनाथ बरदौली कमेटी के रिकमेंडेशन में हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है भाई। इट कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज कोर्ट विद इन देयर जुरिडिक्शन टू हियर ट्रायल्स ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग द ट्राइब। बिल्कुल सही बात है, जो ट्राइब्स के साथ जो भी घटना घटी है, कोई भी हियर करना है कोई भी केस को, तो उसके लिए हमारे पास ऑटोनोमस हिल्स काउंसिल्स होते हैं। मेन पर्पस तो और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ ये भी किया जा सकता है वहाँ पे। इट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बाय नॉन ट्राइबल्स इन देयर एरिया। बिल्कुल सही बात है, जो नॉन ट्राइबल्स का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उनके एरिया में, उसके रिगार्डिंग भी एक रेगुलेशंस बना सकते हैं। सो ये एक तरह से उनको ऑटोनोमस प्रोवाइड करता है कि आपके जगह को आप ही एडमिनिस्टर करो, हम घुस के वहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल थ्री, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है भाई, एक सेंसर मोशन को आप एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव कर सकते हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव कर सकते हो, या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव कर सकते हो, है ना। पैसेज ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन कैन लीड टू द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। नो भाई, एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब आप ध्यान दो यार, एडजॉर्नमेंट मतलब क्या होगा, एडजॉर्नमेंट सीने डी है, मतलब आप समझो आपका आज का काम खत्म हो गया है, अब दूसरे दिन मिलेंगे हम। एडजॉर्नमेंट, आज का काम खत्म हो गया, अब दूसरे दिन मिलेंगे, है ना, इससे थोड़ी रिजिग्नेशन करना पड़ जाएगा उनको। कॉलिंग अटेंशन मोशन इन एन इज अ calling attention motion is an Indian innovation in the parliamentary procedure। बिल्कुल सही बात है भाई, कॉलिंग अटेंशन मोशन मतलब आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आ गया भाई पार्लियामेंट के अंदर। सो ये क्या है, इंडियन इन्वेंशन है, कहीं और देखने को नहीं मिलता। राइजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर विल सस्पेंड द एंटायर प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाउस। बिल्कुल सही बात है यार, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस कर दिया गया, तो हाँ जो एंटायर प्रोसीडिंग्स है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, और एक और चीज़ एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एडजॉर्नमेंट मोशन कैन ओनली बी मूव इन दी लोकसभा। राज्यसभा में नहीं मूव कर सकते, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे है भाई, लोकसभा में, तो इसलिए तो वहाँ पे कंसर्न करेगी भाई। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली थ्री, आंसर हो जाएगा सी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग एन एमएलए डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर हमारे पास किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। सो क्या सही है, ये हमसे पूछा गया है। ही और सी इज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग ऑल इलेक्शन इन द फ्यूचर। नो, ही और सी इज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग द करंट असेंबली टेन्योर। नो, ही और सी इज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम द सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द फ्यूचर। नो, he or she can contest the election during the same assembly tenure, और वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन से भी लड़ सकता है। देखो भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ का आपको मतलब समझना चाहिए कि देखो भाई कोई आदमी भाजपा से लड़ रहा है, वो दूसरे पार्टी में चला गया, है ना, तो वो जो विश्वास था वो विश्वास टूट गया ना, बिकॉज वो भाजपा को वोट दिए थे। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आपके पास आप आदमी के अंदर विश्वास होकर वोट दिए थे अगर वो लोग, तो फिर से आप खड़े हो जाओ, आप फिर से चुनाव में खड़े हो जाओ, फिर से सेम कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ा हो जाओ, अगर आपको फिर से वोट मिलेगा तो आपको मेहनत है वो। सो इसलिए मेन हमारे पास क्रक्स को समझना बहुत जरूरी होता है यार। सो ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल्सो, और सेम टेन्योर में भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिटर्निंग ऑफिसर। आरओ की बात करनी है। आरओ मतलब अभी चुनाव हुआ था ना भाई छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल सब में तो सेम होता है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें, द इलेक्शन कमीशन अपॉइंट देम फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल सही बात है यार, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, रिटर्निंग ऑफिसर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग एन इलेक्शन दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंसी हैविंग द पावर टू पीसफुली कंडक्ट इलेक्शंस। बिल्कुल सही बात है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं यार इलेक्शन के समय। आरओ आर द फाइनल अथॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ वोट काउंटिंग इन इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, वोट काउंटिंग में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ये।
इन लोकसभा इलेक्शन यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द एक्स ऑफिसो आरओ, बिल्कुल सही बात है। जो डीएम होता है लोकसभा चुनाव में वो क्या होता है भाई, आरओ होता है, दैट इज द रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव को देखता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या जाएगा डी ऑल 4। क्वेश्चन 79 देखते हैं भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन एन पीआईएल दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी ऑर्डिनरी इन्वाइटेड और कैन बी ऑर्डिनरी एडमिटेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, किस किस केस में हमारे पास पीआईएल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। मैटर पर्टेनिंग टू द पेंशन ऑफ सर्विस, भाई पेंशन के सर्विस में आप पीआईए कर रहे हो यार, कोई बात हुई यही बच गया बस, जुडिशरी के पास पेंशन नहीं आ रहा है बस बोलने के, उसको देखना। पिटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस, यार कोई काम होगी मेरा केस जल्दी करो यार, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा यहाँ पे। पिटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, बिल्कुल सही बात है यार, गंभीर मैटर है भाई, एट्रोसिटीज अगर हो रहे हैं है ना वुमेन के खिलाफ, तो वो हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने का अच्छा एक वो हो सकता है। पिटिशन फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट, यस। पिटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर केस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पीआईएल हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4, 3, 4, 5 में यहाँ पे एडमिट कर सकता है कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन इंडिया ओके इंडिया हैज रिसेंटली प्रपोज द महर्षि इनिशिएटिव ड्यूरिंग द रिसेंटली हेल्ड G20 मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास एडवांस रिसर्च इन मिलेट्स की बात है, ये एडवांस रिसर्च इन मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन, है ना, यही महर्षि इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, इट इज़ अ डॉक्ट्रिन वेयर द कोर्ट एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ प्रोटेक्शन टू दोज हु आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, कोर्ट जो है वो क्या करता है, प्रोवाइडर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट करता है जब वो खुद के ख्याल नहीं रख सकते। विच आर द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन बेस्ट रिफर्स टू द पैसेज गिवन अबव। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटैट्री है। ठीक है, पेरेंटैट्री मतलब पेरेंट्स कैसे काम कर रहा है, जो माइनर के केस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूज़ में था भाई एक केस जहाँ पे एक लव अफेयर वाला केस था, वहाँ पे माइनर इज इन लव अफेयर में माइनर पड़ गई थी, तो उसका जो ख्याल कौन रखेगा, कोर्ट रखेगा, ऐसा हमारे पास हरियाणा की कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ऐसे तमिलनाडु में भी हुआ है। सो ये क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटैट्रीज, जिसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं उसका कोर्ट ख्याल रखने वाला है, जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान होता है, बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान का काम कौन कर रहा है भाई, कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन पनिश एनी मेंबर एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ना भाई ना, जो स्पीकर है किसी को भी क्या करता है, पनिश कर सकता है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, नो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज इनकरेक्ट। जब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है तो आंसर सीधा क्या होता है भाई, 4th। क्वेश्चन नंबर 83 है, विद रेफरेंस टू न्याय विकास इनिशिएटिव, हमको बात किसकी करनी है, न्याय विकास इनिशिएटिव की। रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। बिल्कुल सही बात है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मॉनिटर करता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, है ना, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं वहाँ से, किसका, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी का। So first statement is correct and it has been developed with the assistance of the ISRO and leverage space technology। बिल्कुल सही बात है यार, इसको ISRO की मदद से इसको बनाया गया है न्याय विकास इनिशिएटिव को। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 84 है, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब पार्लियामेंट के कुछ प्रिविलेज हैं भाई। एक तो पार्लियामेंट के प्रिविलेज होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स के प्रिविलेज होते हैं, तो यहाँ पे हम पार्लियामेंट के प्रिविलेज की बात कर रहे हैं। The Parliament can exercise its jurisdiction against a foreign national for the contempt of the house committed by him within the country। बिल्कुल सही बात है। एक कौन सा पॉल नाम का एक आदमी था जो कि जिसके ऊपर एक केस हुआ था भाई, नाम क्या था उस आदमी का, पॉल है, पॉल 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 कौन सा पॉल, स्वराज पाउल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ने बोला कि भाई ये आदमी दूसरी जगह से आके हमारे देश में ऐसा कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं इसको। द प्रिविलेज कमिटी हैज़ क्वासी जुडिशियल पावर व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ कंप्लेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। बिल्कुल सही बात है, जो प्रिविलेज कमिटी है जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को देख रहा है पार्लियामेंट के, है ना, उसको भी कभी पार्लियामेंट अपने पावर का दुरुपयोग भी करती है, ठीक है ना, तो उसको जब देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो इसको से क्वासी जुडिशियल पावर होता है। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दिस आर रेस्पॉन्सिबल इम्पैक्ट ऑफ हायर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो है ना,
कैश रिजर्व रेशियो मतलब वो रिजर्व रेशियो जो कि किसके पास रखा है, बैंकों ने रखा है आरबीआई के पास। बैंकों ने किसके पास दे रखा है, आरबीआई के पास रखा है। ठीक है, बैंकों ने किसके पास रखा है भाई, आरबीआई के पास रखा है। उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। और जो खुद के पास रखे होते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ठीक है, अगर सीआरआर बढ़ा दिया मतलब बैंकों को आरबीआई को ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, उनके पास पैसे कमी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। जब उनके पास पैसा कम रहेगा तो जब किसी को लोन देंगे, है ना, तो क्या ज़्यादा इंटरेस्ट में देंगे ना, बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट में देंगे। सो स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं दे पाएंगे। जब लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे, लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं तो वो खर्चा करेंगे नहीं, सो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एंड ज़्यादा रुपी होता है, मनी सप्लाई जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है कि डिस्टेबलाइजेशन होता है, रुपी का डिप्रिसिएशन हो जाता है, डिस्टेबलाइजेशन होता है। बट यहाँ पे पैसा क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या ज़्यादा महंगाई होगी, नहीं होगी। सो रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे ऑल 4 ये सारे के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जब हमारे पास इंक्रीमेंटल, है ना, जो कैश रिजर्व रेशियो वो बढ़ा दिया जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंसीडर दी फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दिस आर दी कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ठीक है, हमसे पूछा गया है, कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात की जा रही है, दैट इज अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी एमपी के पास कलेक्टिव प्रिविलेज कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछा गया है। होल्डिंग जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट ओवर अ बिल, है ना। देखो भाई, ये कोई कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 108 के अंदर हमारे पास जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है भाई, प्रेसिडेंट बुलाता है। सो इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज, सो दिस इज इनकरेक्ट। मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्किंग ऑफ द हाउस, है ना, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्किंग ऑफ द हाउस क्या एक कलेक्टिव प्रिविलेज है, मतलब जो पार्लियामेंट का प्रिविलेज है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डरिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ये भी क्या है, एक तरह से हमारे पास कलेक्टिव प्रिविलेज है, पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेजेस हैं ये। कभी कंटेम्प्ट करता है अगर हाउस हो तो उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है। एग्जम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है भाई, इट इज एन इंडिविजुअल प्रिविलेज। ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रिविलेज कौन कौन से होते हैं वो हमको याद होना चाहिए भाई, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। सो पहले तो हमारे पास एग्जम्पशन फ्रॉम द जूरी सर्विस हो गया, और क्या हो गया भाई, आप 40 डेज बिफोर द सेशन एंड 40 डेज आफ्टर, 40 डे बिफोर प्लस 40 डे आफ्टर आपने क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते किसी मेंबर को। 40 डे बिफोर एंड 40 डे आफ्टर व्हाट, आफ्टर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, आप विटनेस के तौर पे किसी भी मेंबर को नहीं बुला सकते, या फिर गवाही देने के लिए नहीं बुला सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द सेशन, विटनेस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर एविडेंस, विटनेस या फिर एविडेंस के फॉर्म में नहीं बुला सकते। सो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीरो एफआईआर। देखो जीरो एफआईआर जो था ना, रिसेंटली न्यूज़ में था, एंड जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहली बार कब आया था, बस जब निर्भया गैंग रेप केस आया था ना, तो उसके बाद बिकॉज आदमी को भटकना ना पड़े इस पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, बिकॉज जनरली नियम क्या होता है कि जिस पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे, है ना, दायरे के अंदर जहाँ पे कोई भी क्राइम होता है वहीं रजिस्टर्ड होता है, वहीं पे एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। बट जीरो एफआईआर का जो केस है ना, वो निर्भया गैंग रेप केस के बाद यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे कमेटी ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप रजिस्टर कहीं भी करो एफआईआर, है ना, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रजिस्टर करो, बाद में वो जहाँ पे था वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे उसके जुरिस्डिक्शन में जिसके था। सो इट इज़ एन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय, व्हाट इज जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर इज एफआईआर रजिस्टर्ड बाय अ पुलिस स्टेशन ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट रिगार्डिंग एन एलेज्ड ऑफेंस दैट हैज बीन कमिटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। बिल्कुल सही बात है, दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो केस जो ऑफेंस हुआ है उसको रजिस्टर करना इज व्हाट वी कॉल जीरो एफआईआर। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
बोथ दी बलवंत राय मेहता कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। देखो भाई ये यहाँ पे जो कमिटीज़ हैं दिस आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना। तो एक प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे कब इन क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करने का आता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था? 1957 में आया था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 3 टायर स्ट्रक्चर की बात करता था। एंड अशोक मेहता कमेटी जो कि 1977 में आया था, जो कि 2 टायर स्ट्रक्चर की बात करता था, और जो ऑलरेडी जो पंचायती राज सिस्टम बन गया है उसको स्ट्रेंथन करने की बात करता था ये। सो दिस इज इनकरेक्ट। जो GVK राव कमेटी था जो कि कब आया था भाई? ये 1986 में आया था, है ना। इट रिकमेंड जिला परिषद टू बी द प्रिंसिपल बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। द LM सिंघवी कमेटी रिकमेंडेड गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जो LM सिंघवी कमेटी था जो कि कब आया था भाई? 1986 में आया था। ये GVK राव 1985 में आया था, LM सिंघवी इन 1986 में, है ना। इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, बिल्कुल दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कब दिया गया? 1994 में, जिससे क्या बने भाई? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, विथ रेफरेंस टू इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Parliament has the power to make provision with respect to all matters relating to the election to the Parliament। क्या पार्लियामेंट जो है हर मैटर पे नियम बना सकता है पार्लियामेंट की इलेक्शन के रिलेटेड? बिल्कुल सही बात है यार। द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी ओवरराइड, ओके, कैन नॉट ओवरराइड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज पार्लियामेंट की जो पावर है नियम बनाने के लिए फॉर चुनाव इन द स्टेट इज मोर देन स्टेट की जो पावर है, ठीक है। मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू द पार्लियामेंट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट। पहले ऐसा था भाई कि अगर कोई भी चुनाव में कोई भी दिक्कतें हो रही है पार्लियामेंट, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था, है ना, डायरेक्टली, है ना, मतलब ओरिजिनल मतलब वहीं जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव मतलब भी वहीं जा सकते हैं। बट अब क्या है, जो एल चंद्र कुमार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, एल चंद्र कुमार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था, कब हुआ था भाई? 1995 में। उसके अंदर क्या किया गया, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था उसको हटा दिया गया। आप हाई कोर्ट में जा सकते हो यार। अ सिटीजन कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑफ हिज और हर एंटाइटलमेंट टू वोट। एक सिटीजन को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि वो एंटाइटलमेंट करे। जैसे कि हमारे पास कोई प्रिजनर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, है ना। कुछ और भी बहुत सारे कंडीशन है, बट हाँ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उसके वोट देने के अधिकार से। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी, ओनली 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिस लॉ सजेस्ट दैट वेन एवर द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड आर्बिट्रली बाय द गवर्नमेंट। जब भी एक्सचेंज रेट को, जो हमारे पास जनरली अभी तो मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है, बट अगर आर्बिट्रली जो गवर्नमेंट फिक्स कर दी, सपोज करो हमारा 70 है एक्सचेंज, 78 80 है, सपोज करो 80 है एक्सचेंज रेट इंडिया और USA का, हमने बोला 30 कर देते हैं उसको यार हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? The currency became undervalued when compared to the market exchange rate and caused the currency to disappear from the formal market। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा ग्रैमसन लॉ बोलता है। ऐसा कौन बोलता है? ग्रैमसन लॉ बोलता है कि आप ऐसा अपने आप से नहीं कर सकते। इसी तो हमने अपने इंडिया ने क्या अपनाया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट अपनाया। फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट अगर अपनाता और हमने अंडर वैल्यू कर दिया अपना करेंसी को, तो हमारा करेंसी जो है मार्केट से खत्म भी हो सकता है। ऐसा कौन बोलता है? ग्रैमसन लॉ बोलता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद रेफरेंस टू पंचायत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई? हमको बात करनी है पंचायत की। ये ग्राम सभा इज अ परमानेंट बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर विद इन द एरिया ऑफ पंचायत। बिल्कुल सही बात है। जितने भी रजिस्टर्ड बेटर वोटर होते हैं उनको मिला क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। More than half of the state have made provisions of 50% reservation for women in the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक रिपोर्ट है जिसमें बोला कि भाई 20 स्टेट में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें 50% से ज़्यादा भी रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है? वुमेन को दिया जा रहा है। तो ये सही है। हमारे पास टोटल 29-30 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स है, उसमें से 20 बना दिए, मतलब 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने रिजर्वेशन के क्राइटेरिया बना दिया है। The 15th Finance Commission has recommended The 15th Finance Commission has recommended the allocation of portion of goods and services tax credited to the पंचायत। ना भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पंचायत में देने की ऐसी कोई बात नहीं कही गई 15th फाइनेंस कमीशन में।
ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, ऐसा बात की होती तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता, बट ऐसा नहीं है, नहीं की गई बात। आंसर है जगह बी, ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंडर दिस प्रोविजन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट that was recently the subject of a starred, unstarred or short notice question in parliament and require further clarification. To initiate the discussion, MPs must submit a notice along with an explanatory note outlining the reason for raising the matter. There is no formal motion or voting required before the house under this. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है ना, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, कैन इनिशिएट डिस्कशन ऑन अ मैटर सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, बिना कोई भी, है ना, और जो कि पहले एक स्टार्ड अनस्टार्ड या फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का एक पार्ट था, है ना, उसको कोई भी एमपी क्या कर सकता है, उठा सकता है बात को, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन बोलते हैं। एक एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ इसको ऐड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950, ठीक है, हमको बात करनी है फॉर्मेशन की एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि सेक्शन 29 के अंदर आता है, आरपीए 1951 के अंदर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज 1951 के अंदर आता है। 1950 के अंदर क्या क्या प्रोविजन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन 1950 के अंदर। फिर से बताता हूँ, 1950 के अंदर हमारे पास वोट्स के बारे में आता है, वोटर्स के बारे में आता है। 1950 में हमारे पास सिविल जुरिडिक्शन ऑफ सिविल मैटर्स के बारे में बात की जाती है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 1950 में जो आता है वो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं उसके बारे में बताया जाता है ना, एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया जाता है। एंड एक और है जो कि हम याद होगा तो बताएंगे, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। गलत बात है भाई, मेंबर्स जो है वो सिटीजन होने ही चाहिए, सो दिस इज इनकरेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी कैन बी फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। ना भाई, आप सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए चुनाव लड़ने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बनाना पड़ेगा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव लड़ने के लिए बनाना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू सेट अप ओन पॉलिटिकल पार्टी। ना, कोई अकेला इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता भाई। एटलीस्ट 100 इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम होना चाहिए वो लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, नन, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 94 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। हमको बात करनी है एनजेडीजी की, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की, जो कि न्यूज़ में था भाई। यहाँ पे हम सितंबर 2023 करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में था, ठीक है। इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको पैसा दे रहे हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एंड इट प्रोवाइड डाटा रिलेटेड टू द पेंडिंग केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है वो ये इन्फॉर्मेशन बता देता है कि भाई किस कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। बिल्कुल सही बात है, इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा सी, ऑल 3। ये जिस तरह के जो टॉपिक्स है ना भाई, ये करंट अफेयर में पढ़ने से दिमाग में नहीं अटकते, है ना। यहाँ पे 3 चीज़ें कवर हुई, जैसे वो ये एनआईसी ने बनाया, ये ध्यान में आएगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये ध्यान में आएगा। घुमाने के लिए आप लिख सकता है क्वेश्चन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसे लिख सकता है, तो ये नहीं है, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर फंड करते हैं। इसका फंक्शन भी आपने रिवाइज कर लिया कि हाँ, इसका फंक्शन क्या है। जो पेंडिंग केसेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, उसको क्या करता है, ये दिखता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने से जो चीज़ें हैं बहुत तेजी से कवर होती है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक दिमाग में अटकती है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के बारे में बताना है। हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव आर द मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो देखो भाई, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस था, वो भी 2023 के सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स में था, तो इसीलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो कवर करेंगे और जिस पैटर्न में यूपीएससी पूछती है उसी पैटर्न में कवर करेंगे। इसको पूछेगी इसी पैटर्न में, क्योंकि ज्योग्राफी में इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना बिल्कुल पार्ट है भाई, ब्राज़ील इज़ अ पार्ट, यस। यूनाइटेड अरब एमिरेट इज़ अ पार्ट, इंडिया इज़ अ पार्ट, यूएसए भी इसका पार्ट है, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट है,
ठीक है। सऊदी अरेबिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। एंड रिसेंटली सिंगापुर और कनाडा भी यहाँ पे बनना चाहते हैं पार्ट, ऐसा बोला गया है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4 आंसर हो जाएगा सी। 96 है विद रेफरेंस टू फास्ट ट्रैक कोर्स, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक कोर्स क्यों बनाए गए है ना, उसके बारे में बात करनी है। फास्ट ट्रैक कोर्स क्यों बनाया गया भाई, बिकॉज है ना मैटर रिलेटेड टू द रेप एंड मैटर रिलेटेड टू द पॉस्को है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्स बनाए गए थे, है ना। ये भी न्यूज़ में था भाई। तो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको इम्प्लीमेंट करता है टू एंश्योर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। नो, इट डील्स विद केसेस रिलेटेड टू रेप एंड केसेस अंडर पॉस्को, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ सेंटर शेक टेकन फ्रॉम द निर्भया फंड। बिल्कुल सही बात है, निर्भया फंड से यहाँ पे क्या ले आते हैं, पैसे लिए जाते हैं जिस जो कि इसके डे टू डे फंक्शनिंग को काम करें, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस, है ना। हाउ मेनी ऑफ, देखो भाई एक हमने देखा था ना आरपीए वाला, एक दूसरा क्वेश्चन है आरपीए वाला, ठीक है। हमसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द मेंशन इज आर द प्रोविजन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो हमको टिप्स पे याद होना चाहिए भाई, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 के प्रोविजंस, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई 1950 के प्रोविजंस याद रख लो। 1950 में प्रोविजन में सिर्फ 4 ही हैं, उसके अलावा जितने भी प्रोविजन सब 1951 के प्रोविजन है, ठीक है। तो 1950 के प्रोविजन में क्या क्या है यार, आरपीए 1950 के ये तो कम्युनिटी सेक्शन में मैंने अपलोड भी कर दिया, बट यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। आरपीए जो है, आरपीए 1950 में हमारे पास 4 प्रोविजन है। पहला तो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा, दूसरा है वोटर्स के बारे में कि कौन वोट कर सकता है, उसके वोटर्स के बारे में बताया गया है। एंड यहाँ पे बताया गया है अबाउट दी एडजुडिकेशन ऑफ सिविल मैटर्स, ओके। और एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल रूल्स का प्रिपरेशन एंड रिवीजन। तो दिमाग में से रखना, एलोकेशन ऑफ सीट, वोटर्स, है ना, इलेक्टोरल रूल्स, ऐसे दिमाग में याद रखना, लंबे लंबे याद रखना, पॉइंट वाइज में याद रखना, ठीक है। तो ये आरपीए 50 का याद है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट देखो आरपीए 50 का है, तो उसको मैंने हटा दिया। एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल इन मैटर्स कनेक्टेड टू इलेक्शन, यस, ये तो 1950 में नहीं है, तो ये 1951 का होगा। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी 1951 का है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट मेंबरशिप, ये भी 1951 का है। तो 1950 का याद रखो, है ना। 4 याद रखना। में चौथा नंबर क्या है, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। यहाँ पे ये जो चौथा है वो क्या है, तीसरा सॉरी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। तो आरपीए 1950 में क्या क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा, वोटर्स के बारे में, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के बारे में, एंड इलेक्टोरल रूल्स के बारे में, ठीक है। तो इसको हटाओ यार, प्रिपरेशन डिवीजन को बेसिक याद रखेंगे, ठीक है। सो 1950 में ये है, तो 1951 में 3 होंगे, जो ऊपर के 3 है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आंसर को सॉल्व किया जाता है, सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते भाई, दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज यूपीएससी गेटिंग टफर एंड टफर हर साल बनते जा रहा है, बिकॉज लोग भी बहुत सारे होते जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है अबाउट हुम, अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे हमसे पूछा किसके बारे में गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा गया है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज विद द पॉपुलेशन अबव 1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन डेलीगेट पावर्स टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू क्रिएट प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। The state government can nominate a person having special knowledge to the municipal administration in meetings of municipality, बिल्कुल सही बात है यार। The mayor of the municipal corporation is responsible for the implementation of the decision taken by the council and standing committee, not the mayor। मेयर का काम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वाला काम जो होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर का होता है। ओके, सो थर्ड इज इनकट, हमसे इनकट पूछा गया है, इनकट हो जाएगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। हमको बात करनी है पीडीआई की, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की। इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय नीति आयोग, नो, इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। The percentage of eligible person covered under the social security pension scheme is one of the indicator of the index।
बिल्कुल सही बात है। इसका एक इंडिकेटर क्या है कि कितना परसेंटेज कवर किया जा रहा है इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में। इट असेस एंड मेजर द प्रोग्रेस मेड बाय पंचायत इन अचीविंग द लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी ओनली 2। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग मोर एक्यूरेट मेडिकल इमेजिंग ऑफ कैंसर। बिल्कुल सही बात है। एंड हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब लाइट एंड जनरेट अल्ट्रासाउंड वेव। बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट 2 जो है ना, अल्ट्रासाउंड वेव को एब्जॉर्ब करके है ना नैनो पार्टिकल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड वेव को, उसी से वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इन जनरेटिंग मोर एक्यूरेट मेडिकल इमेजिंग। सो स्टेटमेंट बी इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। So both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1। ठीक है, सो ये हमने कवर किया पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 2 को, जहाँ पे हमने 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस कवर किए, है ना। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो पीछे छूट गए हैं पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट 1 है ना, ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट 1, हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट 1, वो उसको कवर करें। ठीक है।